वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस समय हम सीटेट साइंस के प्रीवियस ईयर सभी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम सीटेट दिसंबर 2018 का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे और डिटेल में उसको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी आप जितने भी हमने टॉपिक्स करे हैं, पेडागोजी, प्रीवियस ईयर और जो क्वेश्चन करे हैं, उन सब की वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी प्लेलिस्ट के लिंक दे दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं सीटेट दिसंबर 2018 का साइंस पेपर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा सीएनजी। जो सीएनजी होती है वो पेट्रोलियम के ऊपर फ्लोट करती हुई गैस होती है, ना कि पेट्रोलियम का कोई प्रोडक्ट होती है। बाकी जो एलपीजी होती है, याद रखिए, वो पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट होती है। बिटुमेन, केरोसिन जिसे हम मिट्टी का तेल बोलते हैं, पैराफिन वैक्स और डीजल, ये सब पेट्रोलियम के ही उत्पाद हैं, लेकिन सीएनजी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेड डेटा बुक कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ। रेड डेटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है। देखिए बच्चे, दो ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे। एक तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज का, जो विलुप्त हो चुकी हैं, जो खत्म हो चुकी हैं। एक होती है एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो संकटापन्न प्रजातियां हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, और रेड डेटा बुक में उन्हीं का रिकॉर्ड रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। एंडेंजर्ड स्पीसीज जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जो बहुत जल्दी समाप्त हो सकते हैं, तो उनको बचाना बहुत ज़रूरी है और उन्हीं का रिकॉर्ड रेड डेटा बुक में होता है। बाकी फ्लोरा और फना तो आपका पेड़ पौधे और जंतु हो गए, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर द सोल ऑफ द शूज ट्रेडेड। जो जूते के सोल होते हैं वो असमतल क्यों किए जाते हैं। देखिए, आपने जूते को जब उल्टी तरफ से देखा होगा तो वो फ्लैट नहीं होता, बीच से थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। तो वो क्यों ट्रेडेड होता है। टू इंक्रीज फ्रिक्शन, घर्षण को बढ़ाने के लिए या जड़त्व को बढ़ाने के लिए। क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ने से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं जूते के, वो ज़मीन से अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं, और जिससे क्या होता है, घर्षण बढ़ जाता है और आपके फिसलने के चांसेस नहीं होते। और अगर पीछे से अगर आपका शूज़ जो है, जूता जो है, अगर वो फ्लैट भी होता है, तो उसमें इस तरह से धारियाँ होती हैं खिंची हुई, वो इसलिए ही होती हैं ताकि वहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ जाए और आप फिसले ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सारिका टुक डिस्टिल्ड वाटर इन अ बॉटल एंड ट्राई टू फाइंड वेदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। व्हाट इज शी लाइकली टू फाइंड। सारिका ने आंसू जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। ये हमने बहुत बार पढ़ा है। जो आंसू जल होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह विद्युत का कमज़ोर चालक होता है। देखिए बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं। इट इज़ एन इंसुलेटर। मैंने आपको बताया था साइंस में ये बोलना अच्छा नहीं होता ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है। हम हमेशा यही बोलते हैं, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में अगर मैं कुछ और चीज़ डाल दूंगी तो हो सकता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर दे, या कुछ ऐसे एक्सेप्शंस कंडीशन पैदा करी जाती हैं कि जहाँ पर हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी रिलीज़ करना शुरू कर दे। तो हम इस तरह से ये नहीं कहते कि प्योर इंसुलेटर है, हम ये कहते हैं इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। और ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें प्रैक्टिस सेट को। फ्यूजेज आर इंसर्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ऑल बिल्डिंग। सभी भवनों के इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज़ लगाए जाते हैं। जी हाँ, अगर फ्यूज़ नहीं होंगे तो शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकते हैं। आपके घर में भी होगा तो सभी जगह फ्यूज़ ज़रूर लगाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। जी हाँ, करंट की जो प्रवाह की एक अधिकतम सीमा होती है जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट से फ्लो करती है। अगर उससे ज़्यादा अमाउंट का करंट फ्लो होता है तो फ्यूज जो है वो उड़ जाता है, और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट होता है, जो विद्युत का प्रवाह होता है, वो ब्रेक हो जाता है। तो मैक्सिमम लिमिट तो होती है, और अगर फ्यूज़ नहीं होंगे तो शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाएंगे। और कभी कभी आपने देखा भी है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो आपके जो घर के सब्सटेंस वगैरह होते हैं और वो फूक जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो एक मैक्सिमम लिमिट तो है करंट की। देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। यही बात यहाँ पर गलत है। विद्युत पर सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा की न्यूनतम सीमा होती है। जी नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट से किसी भी अमाउंट का करंट फ्लो कर सकता है, उसकी कोई मिनिमम सीमा नहीं है कि हाँ इतना करंट ही फ्लो करेगा। सिर्फ मैक्सिमम सीमा होती है कि उससे ज़्यादा करंट अगर फ्लो करेगा तो आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। मिनिमम कोई सीमा नहीं है। मिनिमम कितना भी करंट जो है, जो वो आपका
इलेक्ट्रिक सर्किट जो विद्युत परिपथ है उससे प्रवाह फ्लो कर सकता है, तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन अ सर्किट इट विल ब्लो ऑफ इफ करंट एक्सीड द सेफ लिमिट। जी हाँ, यदि एक सर्किट में उचित फ्यूज लगाया जाता है तो वह सुरक्षित सीमा से अधिक होने पर उड़ जाता है। जी हाँ, अगर मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करेगा तो जो आपका फ्यूज है वो उड़ जाएगा, ये बात भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टेड बाय साइक्लोन। निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। ऑप्शन दिए हैं पुरी, मुंबई, गोवा, पोरबंदर। देखिए यहाँ पर आंसर पुरी होगा। क्यों होगा? देखिए जो मुंबई, गोवा और पोरबंदर है ना, ये आपके वेस्ट साइड में है, वेस्ट कोस्ट की तरफ है, और यहाँ अरेबियन सी होती है, और अरेबियन सी की जो हवा होती है वो थोड़ी ठंडी होती है। लेकिन जो पुरी है ना वो आपकी ईस्ट की साइड की तरफ है, बे ऑफ बंगाल की तरफ है, जहाँ की जो हवा होती है वो काफ़ी वार्म होती है, जिससे वो उठ जाती है और नीचे जो है वो लो प्रेशर हो जाता है, और लो प्रेशर की वजह से साइक्लोन आने के चांसेस जो हैं वो आपके ईस्टर्न कोस्ट, बे ऑफ बंगाल की तरफ ज़्यादा होते हैं। इसलिए यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द चेंज इन द सीजन ऑफ द अर्थ अकर बिकॉज। पृथ्वी पर ऋतुएं जो हैं वो बदलती हैं क्योंकि, ये क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस सेट में करा है, तो यहाँ पर मैं अब सीधा आंसर बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो पृथ्वी है ना वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से, टिल्ट होने की वजह से, झुकने की वजह से ही जो है सीजन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है अपनी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, इसी की वजह से ऋतुएं बदलती हैं, सीजन चेंज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 2 कॉलम ए एंड कॉलम बी। यहाँ पर फिर से 2 स्तंभ दिए हैं, स्तंभ ए और स्तंभ बी, और हमें यहाँ पर सही सीक्वेंस में उनका मिलान करना है। जो कैनोपी होते हैं ना वो ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज होती हैं, जो ब्रांच होती है ना टॉल ट्रीज की वही कैनोपी कहलाती हैं, वृक्ष वितान कहलाती हैं, बड़े वृक्ष की शाखाएं। तो पहला तो 4 के साथ हो जाएगा, और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 3 में ही दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो डिकम्पोजर होंगे वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। जो फंगाई होती है वो डिकम्पोजर का ही एग्जाम्पल होती है, तो इसलिए वो किसके अंदर आती है? सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है, तो बी हमारा थर्ड हो जाएगा। और जो ह्यूमस होती है ना वो क्या होती है? जो मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं ना उनका जो अपघटक होता है, जो हमारी सॉइल को न्यूट्रिशन देता है, वो आपका ह्यूमस होता है। पादपों और जंतुओं के जो मृत उत्तक होते हैं वही आपके ह्यूमस होते हैं, डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। जो आपका पॉर्क्यूपाइन है, शाही है, ये क्या है? एक वाइल्ड एनिमल है, एक जंगली जंतु है, तो डी का आपका सेकंड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और इसको हमने प्रैक्टिस सेट में भी किया है। द लॉन्गेस्ट स्नेक फाउंड इन द वर्ल्ड आर। संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प कौन से हैं? तो सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेटिकुलेटेड पाइथन, जालीदार अजगर, एनाकोंडा। याद रखिए यहाँ पर आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही सिंपल है, फ्री का एक नंबर है। योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज। विश्व भर के लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि इट कीप्स पीपल हेल्दी। ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यह लोगों को स्वस्थ रखता है, इसीलिए ही हम योगा करते हैं। बाकी हमारी भूख बढ़ाता है, हमें खुशियाँ लाता है, ये आसान व्यायाम है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? ये आविष्कार वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं कि अब सारे आविष्कार वाले अब चीज़ें आप पढ़ने लगे, जो सिर्फ टॉपिक में मैंने पढ़ाई हैं या एनसीईआरटी में दिए हैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, सारे डिस्कवर नहीं देखने हैं कि किसने क्या क्या डिस्कवर किया है। तो वैक्सीन किसने डिस्कवर की स्मॉल पॉक्स की? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सीधा सा हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। याद रखिए स्मॉल पॉक्स, चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। नोट्स में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सोडियम बेंजोएट। इसको हम यूज करते हैं ताकि खाने को लंबे समय तक रखा जा सके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसको हमने बहुत बार पढ़ा है। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पाद में किया जाता है? तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अल्कोहल के उत्पाद में, उसके प्रोडक्शन में ही हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमारा सेल से है, कोशिका से है, और ये सभी के सभी कोशिका के कंपोनेंट हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एटीपी से कनेक्टेड है, ऐसे ही हमें बताना है राइबोसोम किससे कनेक्टेड होता है। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर एनर्जी स्टोर होती है और रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसकी फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से कनेक्टेड है। सेम ऐसे ही जो राइबोसोम होते हैं वो आपके प्रोटीन से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन के सिंथेसाइज में मदद करते हैं, उनको बनाने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले सीटेट के लिए भी, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिएगा। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज, हाउ मेनी ऑसिलेशन विल इट कंप्लीट इन 16 सेकेंड। यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो 16 सेकेंड में वह कितने दोलन करेगा, ये हमें बताना है। देखिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ऑसिलेशन अपॉन टाइम। जो आवृत्ति होती है वो आपकी क्या होती है, दोलन बटे समय होती है। हिंदी में हो गया दोलन बटे समय, और इंग्लिश में हो गया आपका ऑसिलेशन अपॉन टाइम। किसका फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का या आवृत्ति का। बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए और फिर आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर दे दी है, आवृत्ति हमें दे दी है कितनी है, 2 हर्ट्ज है, तो वो हमने लिख दी। दोलन हमसे पूछ रहा है, ऑसिलेशन हमसे पूछ रहा है, तो ये हमें नहीं पता। समय हमें पता है कितना टाइम लगा है, 16 सेकेंड लगेंगे, तो 16 नीचे आ जाएगा, और फिर जब ये ऊपर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। 16 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 ऑसिलेशन, कितने ऑसिलेशन करेगा वो, 32 ऑसिलेशन करेगा। अब देखिए यहाँ पर वो कुछ भी पूछ सकता है, कोई सी 2 चीज़ दे देगा और तीसरा पूछ लेगा। समय पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका दोलन बटे फ्रीक्वेंसी, और खाली आपसे दोलन पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम हो जाएगा, अभी जैसे हमने करा। तो बस आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ऑसिलेशन अपॉन टाइम, दोलन बटे समय। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न इफ केप्ट इन एयर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने में जल उठती है, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, सोडियम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पोटाशियम के बाद आपका सोडियम ही आता है, फिर आपका कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, और फिर एल्युमिनियम होता है। तो सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, एयर में रखने के साथ ये जल उठती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 इज यूज्ड एज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से क्वेश्चन बार बार बने हैं। इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोलते हैं या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। जब HCl हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अम्ल होता है वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, तो हम ऐसी दवाई खाते हैं जिसमें क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये किसकी तरह काम करता है, ये एंटी एसिड की तरह काम करता है, प्रति अम्ल की तरह काम करता है। अम्ल जब ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो उसको कम करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ही हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज बर्न विथ पॉप साउंड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। और ये हमने मेटल और नॉन मेटल वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब हम मेटल धातुओं को रिएक्शन कराते हैं एसिड या बेस, अम्ल या क्षारक के साथ, तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। और वो हाइड्रोजन गैस में कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। निम्नलिखित में से कौन से असंपर्क बल के उदाहरण हैं, ये हमें बताना है। देखिए 2 तरह की फोर्सेज होती हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, संपर्क और असंपर्क। संपर्क बल वो होता है जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, और उसके बाद जब फोर्स लगता है तो वो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जैसे मस्कुलर फोर्स होता है, आपको कोई ग्लास उठाना है तो ग्लास आप तभी उठा पाएंगे जब आप अपना हाथ उस पर लगाएंगे, पेशीय बल वहाँ पर लगाएंगे तो ग्लास उठ पाएगा, अपने आप तो वो नहीं उठेगा। तो वो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। सेम ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स जो घर्षण बल होता है वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स ही होता है। जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं वो तभी कार्य करता है, तो वो तो आपके कॉन्टैक्ट फोर्स हो गए। लेकिन जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं ना, बिना एक दूसरे के संपर्क में आए ही वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं। जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जो अर्थ है वो मून को अपनी तरफ खींच रही है, तो वहाँ पर वो दूर से ही खींच रही है, बिना कॉन्टैक्ट में आए, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसे
वैसे ही आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है, चुंबकीय बल होता है। जो चुंबक होती है ना मैग्नेट, वो आयरन के पीसेस को दूर से ही अपनी तरफ खींच लेती है, उस पर बल लगाती है। तो वो बिना कांटेक्ट में आई एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वो आपका नॉन कांटेक्ट है। तो बी और सी यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके नॉन कांटेक्ट के। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन? मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, इंसुलिन। लेकिन एक बात और याद रखनी है, जो इंसुलिन होती है ना, वो कहाँ स्त्रावित होती है, कहाँ सीक्रेट होती है? वो हमारी पैनक्रियाज में सीक्रेट होती है, अग्नाशय में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। तो ये थे हमारे कंटेंट से या टॉपिक से 20 क्वेश्चन जो हमारे सीटेट में आते हैं। बाकी के 10 क्वेश्चन हमारे पेडागोजी के होते हैं। तो दिसंबर 2018 के सॉल्व पेडागोजी, मैंने आपको पेडागोजी सीरीज़ 8 में कराया, बहुत डिटेल में वहाँ पे समझाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है और एंड स्क्रीन पर भी मैंने लगा दिया है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए पेडागोजी के 10 क्वेश्चन देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सबको ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।